So good evening all, good evening again. Chaliye guys, so let's start the show without any delay. So kindly open the smart notes. So guys, I'm going to start now with the basic concepts. एक बात और याद रखिएगा, बुक के अंदर abbreviations दी हुई हैं. I've given you the abbreviations. So all these abbreviations will be useful once the marathon is over and you want to study on your own. You can follow these abbreviations in the book. And guys, this book is approximately 145 pages and it is ultimate concise book because all the provisions are there in 145 pages. So it's going to be very helpful for your examinations. और एक बात और याद रखिएगा, when you एग्जाम से पहले एक दिन की छुट्टी जो मिलती है वहां पर इस बुक की आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि वहां पर जब आपके पास एक दिन का टाइम होता है तो वहां पर इस टाइप के जो नोट्स होते हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, सो दैट आप बर्ड आई व्यू देख पाओ सारे लिमिट्स का, सारे प्रोविजंस का. सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम करने वाले हैं अपना टैक्सेशन रेट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर के अंदर दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे. एक तो हमारे टैक्सेशन रेट्स सारे पर्सन्स के लिए, वेदर इट इज इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, और दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्मॉल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्योंकि दीज डेफिनेशंस एग्जामिनर कैन आस्क फॉर शॉर्ट 1 or 2 marks. I won't say these are very important for the examination, but nonetheless you need to be doing. So guys, हमारा जो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 4. ये याद रखिएगा, इनकम टैक्स का जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 4. और वो ही कहता है कि भाई जिसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होगी और जो प्रीवियस ईयर में कमाया होगा उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में देके आना पड़ेगा. तो ये जनरल बात सेक्शन 4 कहता है. सेक्शन 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन को डिफाइन करता है. और जैसे आपको पता होगा इनकम टैक्स में नेचुरल पर्सन्स भी आते हैं और इनकम टैक्स में आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं. नेचुरल पर्सन्स के अंदर इंडिविजुअल आता है और आर्टिफिशियल पर्सन्स के अंदर आपके एचयूएफ आ गया, फर्म आ गया, एसोसिएशंस आ गई, एजेपी आ गई. एक बात थोड़ी ध्यान देने ही आपको यहां पर यह है कि पर्सन्स की डेफिनेशन के अंदर गवर्नमेंट नहीं आती है. There are 3 types of government. One is the central government, other is the state government, and third is the local government. अगर आप एक बात नोटिस करेंगे 2 क्लॉज 31 में यहां पर लोकल अथॉरिटी तो वर्ड है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्ड नहीं है. तो ये याद करने वाली बात है कि जब हम जीएसटी पढ़ते हैं वहां पर पर्सन की डेफिनेशन में तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं जब हम पर्सन की डेफिनेशन करते हैं, लेकिन यहां पर गाइस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती. तो नेचुरल पर्सन्स में इंडिविजुअल आते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन्स में 2 से लेकर 7 आते हैं. एक बात ध्यान देने वाली यहां पर यह है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं है. तो ये हमारा इंडिविजुअल अगर सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, फॉरेन सिटीजन होता है, मेल होता है, फीमेल होता है, थर्ड जेंडर होता है, माइनर होता है, लुनेटिक होता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो गाइस, इंडिविजुअल के अंदर ये बात याद रखिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज अ पर्सन. और इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन इज टू इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर नॉट अ पर्सन यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट पर्सन्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें मोदी सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, दिल्ली की बात करें केजरीवाल सरकार हो गई, यूपी की बात हो गई तो योगी सरकार हो गई. तो गवर्नमेंट्स these are kings don't pay taxes are levied on the प्रजा. सो इनकम टैक्स ये भी कह सकते हैं प्रजा का टैक्स है. और जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वहां पर राजा अपने ऊपर भी जीएसटी इसलिए लगा देता है क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से रिकवर कर लेंगे. तो इंडिविजुअल irrespective of age, irrespective of gender, irrespective of religion, irrespective of nationality is liable to pay tax. Hindu undivided family, as per the Hindu Succession Act, it consists of all persons lineage descendant from a common ancestor, including their wives and unmarried daughters. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बनती है वो ऑटोमेटिकली ऑन द मैरिज ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट हो जाती है. तो whenever a male Hindu gets married, automatically HUF comes into existence. Corporates के अंदर हम दोनों टाइप की कंपनीज लेते हैं, इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज. Yes, Indian companies are those companies which are formed in India.
वेयर एज फॉरेन कंपनीज आर दोज विच आर फॉर्म आउटसाइड इंडिया। एक बात थोड़ी ध्यान दीजिएगा, कंपनी में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी आ जाती हैं, कंपनी में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी आ जाती हैं, लाइक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपकी आरबीआई और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दीज टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस लाइक आईसीएआई, आईसीएसआई, which are formed under specific act of parliament. So guys, corporates के अंदर तीन entities को आपको include करना है, one is Indian companies, foreign companies and statutory corporations. एक बात ध्यान देने वाली बात है, statutory corporations को हम body corporate भी कहते हैं, statutory corporations को we also call body corporate. Yes. Next, firm की definition के अंदर we are going to include both partnership firm as per the partnership act and LLP as per the LLP Act. दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट सेम है। AOP, BOI are those joint ventures जो गाइज किसी फर्म के रूप में डेवलप नहीं हुए हैं या किसी कंपनी के रूप में डेवलप नहीं हुए। तो जैसे मैं और मेरा दोस्त मिलकर एक काम करें और हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है और कोई डीड नहीं है हमारी, अगर हमारी डीड हो जाती तो वो बन जाता फर्म, और अगर हम कंपनी बना लेते तो वो कंपनी बन जाता। सो एओपी बीओआई वो कॉम्बिनेशंस हैं जो फर्म के रूप में नहीं बने और कंपनी के रूप में नहीं बने। तो सर एओपी बीओआई में क्या डिफरेंस है? एओपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई स्टैंड्स फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एओपी में पर्संस के भी कॉम्बिनेशंस है, बीओआई में इंडिविजुअल के कॉम्बिनेशन है। एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर ये है, प्रॉफिट मोटिव इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एओपी बनी है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वेदर यू वांट प्रॉफिट्स और नॉट, यू आर ट्रीटेड एज अ पर्सन। लोकल अथॉरिटी में लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, कैंटोनमेंट बोर्ड, जस्ट लाइक दिल्ली कैंट इज अ अंबाला कैंट, दैट इज अ छावनी एरिया, तो छावनी को कैंटोनमेंट बोर्ड रन करता है। एंड गाइस जो 6 कैटेगरीज में नहीं आते हैं उनको हम एजीपी में डालते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। उसके अंदर आपकी डीयू यानी कि यूनिवर्सिटीज वो आ जाते हैं, इसके अंदर आपके वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इस टाइप बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एडवोकेट्स की होती है वो आ जाती है। नेक्स्ट, असेसी की जो डेफिनेशन है उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट है पर्सन होना चाहिए, पर्सन की टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होगी, ही इज लायबल टू पे टैक्स। लेकिन असेसी की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। बस ये बात कह लीजिए कि असेसी एक ऐसा पर्सन है जिसको या जो इनकम टैक्स के अंतर्गत आ गया है, उसका रिफंड बनता है, उसको कोई नोटिस आ गया है, तो व्हेनेवर यू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इनकम टैक्स अ पर्सन बिकम्स एन असेसी। तो मैं ये कह सकता हूं असेसी इज ऑलवेज अ पर्सन। मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं जरा नोट करिएगा, असेसी इज ऑलवेज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। इस टाइप का एक शॉर्ट नोट आ सकता है। तो पर्सन में आप ये कहेंगे कि पर्सन तो आप लोग भी हैं, मैं भी हूं, लेकिन असेसी मैं हूं, आप नहीं है, क्योंकि यू नॉट लायबल टू पे टैक्स। तो सीधी सी बात है, पढ़ते हैं असेसी की परिभाषा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं असेसी, क्योंकि वो इनकम टैक्स के अंतर्गत है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अपने असेसी की रिटर्न्स, अपने असेसी का टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं। सो पर्सन बाय होम टैक्स और अदर सम इज पेबल एंड इंक्लूड्स, तो जिससे टैक्स पेबल है, यस, या अदर सम का मतलब हो गया इंटरेस्ट। पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम और लॉस, जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स ने कार्रवाई करी है। यस गाइस, कभी कभार ऐसा होता है आप लोग खुद वॉलंटरली कुछ काम नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स को आपको जगाना पड़ता है। सो वहां पर आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की गई है आपका रिफंड निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए। डीम्ड असेसी, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी फॉर सम अदर पर्सन, जस्ट लाइक अ माइनर, एंड माइनर इज अर्निंग इनकम फ्रॉम एक्टिंग, क्योंकि माइनर अगर नॉन एक्टिंग की और नॉन हैंडीकैप हो या नॉन मैनुअल वर्क हो, वो तो वैसे पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती है। लेकिन अगर माइनर हैंडीकैप है तो उसके हाथ में इनकम ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, माइनर हैंडीकैप है, तो उस केस में वो खुद तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स नहीं दे पाएगा, उसके लिए इनकम टैक्स का जो भी प्रोविजंस है वो उसकी फॉर्मेलिटीज पेरेंट्स फुलफिल करेंगे। या लुनेटिक है, लुनेटिक मींस अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो खुद तो ऑब्वियसली नहीं दे सकता है टैक्स, उसके लिए उसके जो गार्डियन होंगे वो देंगे। तो दैट इज नोन एज अ डीम्ड असेसी। वो असेसी है नहीं, किसी और की फॉर्मेलिटीज के लिए बन गए। और चौथी चीज है असेसी इन डिफॉल्ट। आपको कहा गया था टीडीएस काटने के लिए, आपको कहा गया था टीसीएस लेने के लिए, आप अगर डिफॉल्ट कर देते हैं तो सरकार कहती है हम आपसे टैक्स वसूलेंगे। तो अगर मैं आपको पेमेंट देता हूं और मुझे टीडीएस काटना
होना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं काटा तो मैं असेसी इन डिफॉल्ट बन जाऊंगा। सो गाइस 2 क्लॉज 7 के अंदर 4 लोग असेसी में आएंगे। पहला, जिसके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी, कोई इंटरेस्ट की देनदारी, कोई पेनल्टी की देनदारी है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स ने कोई कार्रवाई करी है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम लॉस। तीसरा, डीम्ड असेसी, जो असेसी है नहीं, किसी और की फॉर्मेलिटीज के लिए बना है, लाइक माइनर हैविंग इनकम व्हिच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द माइनर। एंड फोर्थ, assessee in default. Assessee in default means, guys, if you are, government has entrusted your responsibility to deduct TDS or to collect TCS and you fail, then government says we will recover it from you. Assessment year हमारा मैराथन के लिए 2023 एग्जाम्स के लिए है assessment year 22, 23, 24. So it is a period of 12 months which commences on the first day of April every year. So guys, 1st April today है. So our assessment year 23-24 has started. So guys, wishing you a very, very happy assessment year 23-24. I hope this assessment year brings lot of joys in your exams, because whether you give exams in May, June this year or whether you give exams in November, December, assessment year 23-24 is for our syllabus. तो हर 12 महीने के बाद assessment year शुरू हो जाता है और हमारे लिए असेसमेंट ईयर है 23-24। सो गाइस, प्रीवियस ईयर क्या है? ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर हमारा हो गया 22-23 और वो उससे पहले वाला साल होता है। एक टेक्निकल सी बात है, अगर बीच में मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, मान लीजिए मैं बिजनेस स्टार्ट करूं 1 जुलाई 2022 को, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा? पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा? अगर मैं 1 जुलाई 2022 को अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरा पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा? सर ऑब्वियसली 22-23 होगा, लेकिन उसकी टेक्निकल पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग डेट 1/7/2022 होगी और एंडिंग डेट 31 मार्च 2023 होगी। तो हम कहेंगे 22-23 ही, लेकिन स्टार्टिंग डेट 1/7/2022 होगी। ऐसे ही कोई नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होता है, कोई नई एफडी बनाते हैं 1 सितंबर से, तो उस एफडी की इनकम के लिए आपकी 1 सितंबर डेट ऑफ स्टार्ट होगी। टेक्निकल सा पॉइंट है, इसका पॉइंट का इस्तेमाल हो जाता है क्लबिंग के अंदर। जब हम क्लबिंग के अंदर अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को हम गिफ्ट कर देते हैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी, तो वहां पर वो देखना पड़ता है कि जो रिसिपेंट है उसके पास नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है, तो वहां पर फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये जो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है, ये क्लबिंग में इस्तेमाल होता है, टेक्निकल पॉइंट। सो नटशेल में असेसमेंट ईयर इज 23-24 which has started today. So all those people who are earning income in 22-23 will be paying taxes in 23-24. So all those persons earning income in 22-23 will be paying taxes in 23-24. Their assessment का मतलब क्या होता है? assess करना। assessment का मतलब assess करना। Guys, next is, अभी हमने बात करी सर प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में देना होता है उसका टैक्स। असेसमेंट का मतलब था कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, डिपॉजिट एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। लेकिन सर कई कई बार ऐसा होता है, सरकार को नुकसान है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आप कमा लें और कमाने के बाद अगले साल हो सकता है आप टैक्स ना दें, हो सकता है आप देश छोड़ के भाग जाएं। इस केसेस में कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर सरकार को लगता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जहां पर गवर्नमेंट को यह लगता है कि अगर हमने इससे टैक्स इसी साल नहीं वसूला, हो सकता है, चांसेस है कि दिस पर्सन माइट लीव इंडिया और माइट नॉट बी, वी विल नॉट बी एबल टू कैच हिम। तो उन केसेस के अंदर एक नया एक कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया हुआ है, यहां पर प्रीवियस ईयर ही उनका असेसमेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर अगर 22-23 है तो उनका उसी असेसमेंट ईयर, उसी को हम 22-23 असेसमेंट ही मान लेंगे उनका। तो यानी कि उनका कोई असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। मुद्दा बड़ा सिंपल है, चट मंगनी पट बिया, मैं इसको ये कहता हूं। 172 में क्या है? नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। अब पढ़िए जरा, नॉन रेजिडेंट ओनर और चार्टर ऑफ अ शिप कैरिंग पैसेंजर्स शिप्ड एट इंडियन पोर्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो बाहर से कोई नॉन रेजिडेंट आया अपनी शिप लेकर, मान लीजिए चेन्नई पोर्ट पे, फिर कोलकाता पोर्ट जाएगा, उसके बाद वो मुंबई पोर्ट जाएगा, वहां से पैसेंजर्स को, फ्रेट को उठाएगा, कमाई करेगा और फिर वो बाद में यूएस की शिप है वो बाहर निकल जाएगी। अब गवर्नमेंट कहती है टैक्स दे दो, वो कहते जी कैसे दे दें, हम तो अगले साल आएंगे। लेकिन दीज आर नॉन रेजिडेंट पर्संस और शिप है, पता नहीं अगले साल आए ना आए, तो गवर्नमेंट कहती है हम आप लोगों से इसी साल टैक्स ले लेंगे। तो जो भी आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में इंडिया में जो फ्रेट लिया है, जो पैसेंजर्स को ट्रेवल किया है,
उससे जो भी आपने कमाया है उसका टैक्स हम हाथों हाथ ले लेंगे। अब जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो कह रहेगा मैं इनकम कैसे निकालूं। अब आपने तो हमें कह दिया चट मंगनी पट बिहा, अगले साल की हम वेट कर लेते तो हमारा अकाउंटेंट को बता देते, तो हमारा बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट फाइनलाइज हो जाते, हम इनकम कंप्यूट कर लेते। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा करो, अगर तुम्हें इनकम निकालने में दिक्कत हो रही है तो 7.5% जो भी तुम्हें हिंदुस्तान के अंदर मिला है, जो भी 7.5% फ्रेट, दिस इज फ्रेट, जो भाड़ा, अगर हम उसको कहेंगे भाड़ा, तो जो भाड़ा आपको 7.5 अमाउंट का मिला है उसका 7.5% आपकी डीम्ड पीजीबीपी है। दिस इज योर डीम्ड पीजीबीपी। तो अगर वो कहते हैं नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस वाला कि मुझे 1 करोड़ रुपए का फ्रेट इंडिया से मैंने कमाया है, तो 1 करोड़ का 7.5% इज 7.5 लैक्स। तो 7.5 लैक्स उनकी डीम्ड पीजीबी इनकम मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? 7.5 लैक्स उनकी डीम्ड पीजीबीपी इनकम मान लेंगे, 7.5 लैक्स। इस बात को याद रखिएगा, उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज देयर डीम्ड पीजीबी, दिस इज देयर डीम्ड पीजीबी। तो इस बात को कंसंट्रेट करिएगा, दिस इज देयर डीम्ड पीजीबीपी, इसके ऊपर गाइस उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो स्टेटस के ऊपर होगा। अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस इंडिविजुअल का है तो फिर वो 2.5 लाख वाला स्लैब लगा लेगा। ये नॉन रेजिडेंट अगर कंपनी है तो वो 40%, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरे केस के अंदर क्या है? असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। तो ही इज रनिंग अवे फ्रॉम इंडिया, he doesn't want to be seen in the assessment here. So it appears to the AO stands for assessing officer. Any individual may leave India during current previous year, वो current previous year 22-23 में इंडिया छोड़ के जा रहा है, and no intention of returning back, उसकी कोई इंडिया में वापस आने की इंटेंशन नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनकी टोटल इनकम फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज 1/4/2022 अप टू प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर इन इंडिया। तो मान लीजिए वो 31 दिसंबर को इंडिया छोड़ के जाना चाहता है, तो सरकार क्या करेगी? 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 की 9 महीने की इनकम निकाल के बोलेंगे भाई साहब आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा प्लेन का, एयरपोर्ट पे ही हम आपको पकड़ लेंगे, आपसे बोलेंगे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर आप इंडिया छोड़ के जा सकते हो। क्या जी, मैं तो ये सुना था इनकम टैक्स तो अगले साल देते हैं, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो ये बोला है। क्या जी, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 174 सेक्शन नहीं बताया? वी हैव दिस आइडिया दैट यू विल नॉट कम बैक। हाँ, अगर एओ को लगता है बंदा शरीफ है, कम बैक हो जाएगा तो कोई दिक्कत। तीसरा है एसोसिएशन फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये छोटी अवधि के जो एसोसिएशन बनाई जाती है पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो वो जब एसोसिएशन बंद हो जाएगी उसके बाद उनका नामो निशान नहीं होगा। पकड़ेंगे कैसे उसकी इनकम को? तो where appears to AO any AOP formed for particular purpose is likely to be dissolved during previous year, उनकी टोटल इनकम फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर से लेकर डिसोल्यूशन तक उसी साल टैक्स कर देंगे। इसी तरीके से गाइस असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स। गाइस इनकम टैक्स कैसे वसूला जाता है? आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच करके, आपके बैंक अकाउंट को सीज करके। लेकिन ये बंदा इतनी जल्दी में है, अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर खत्म करना चाहता है, बैंक बैलेंस खाली करना चाहता है, शेयर्स बेच देगा, लैंड बेच देगा। तो गवर्नमेंट कहती है भाई बेचने से पहले हमारा भुगतान कर दो, पैसा आएगा चला जाएगा। तो उसकी भी टोटल इनकम फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर से लेकर जब एओ कमेंसमेंट करता है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स उसी साल टैक्सेबल हो जाएंगी। और पांचवें केस में डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस आपका 31 दिसंबर 2022 को डिसकंटिन्यू हो गया। आप कह रहे हैं जी हम अगले साल दे देंगे। अब जब बिजनेस ही बंद हो गया और वहां पर फैक्ट्री लॉक्ड पड़ी है, मैनेजमेंट का पता नहीं होगा, तो गवर्नमेंट कहती है भाई जिस दिन आपका बिजनेस बंद हुआ ना 1 अप्रैल से लेकर हाथ तो हाथ उसी साल टैक्स कर देंगे। सो बिजनेस प्रोफेशन कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस चार्जेबल टू टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर। तो यहां पर आप इनको कॉन्सेप्ट्स को चट मंगनी पट बिया का भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस प्रीवियस ईयर ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? इसके अंदर गाइस जब रेड केसेस होते हैं, रेड केसेस, सर्च एंड सीजर, उसको हम कहते हैं सर्च एंड सीजर केसेस, सर्च एंड सीजर केसेस, उसके अंदर बहुत अनअकाउंटेड ब्लैक मनी पकड़ा जाता है, बहुत अनअकाउंटेड ब्लैक मनी पकड़ा जाता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट को पनिश करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा आप वॉलंटरीली टैक्सेस देंगे तो हम आपको एक्सपेंसेस भी देंगे माइनस करने के लिए इनकम से,
और हम आपके ऊपर स्लैब रेट्स भी लगाएंगे, हम आपको हजारों टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे अगर आप वॉलंटरी कंप्लायंस करते हो। लेकिन पीपल, अब पैसा है, डायरेक्ट टैक्स है, देने का मन किसका करता है? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, वंस यू स्टार्ट अर्निंग यू वांट मोर एंड यू डोंट वांट टू पार्ट विद इट। तो इसीलिए अनडिस्क्लोज इनकम्स आर लाइक पनिशमेंट। अगर पकड़ी गई आपकी चोरी वाली इनकम, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज इनकम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी में एक लोगों का मिसकंसेप्शन है कि वो सोचते हैं कि ब्लैक मनी का मतलब होता है क्राइम मनी, इलीगल ट्रेड्स का मनी। वो ब्लैक मनी नहीं होता, दैट इज इलीगल। तो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम इज नॉट ब्लैक मनी, फाइन, इवन दो proceeds of the crime is also chargeable to income tax. You will be surprised to know proceeds of the crime is also chargeable to income tax. So if you are into smuggling business or dacoity business, still liable to pay tax. इन सभी इनकम्स पे कैश क्रेडिट अगर आपके अकाउंट में पाया गया है, कोई क्रेडिटर है आपका रामलाल, 1 लाख रुपए दिखाए हुए आपने उसको दिए, अब गवर्नमेंट कह रही है आपको देने हैं उसको 1 लाख, इनफैक्ट आपको 1 लाख रुपए उसको देने हैं। तो आपने क्या सामान खरीदा और क्या आपने उसे लोन लिया है जो आप 1 लाख देना चाहते हैं? सोर्स बताओ, सोर्स बताओ, उसका पता बताओ, एड्रेस बताओ, कौन सी बिल आए थे, कैसी ट्रांजैक्शन हुई थी, बताओ। वो क्रेडिटर है आपका, आपको पेमेंट देनी है, आपने तो सोर्स क्लियर कर दिया। गवर्नमेंट कहती है जी अब क्रेडिटर से पूछताछ होगी कि आपने क्या माल बेचा था इसको, कि आपको 1 लाख रुपए लेने हैं। तो दोनों सोर्स क्लियर कर देंगे। कौन कौन? जो क्रेडिटर है और डेटर। वो डेटर हो गया ना जी, हमें उसको पैसा देना है, समझे मेरी बात? तो अगर मुझे किसी को पैसा देना है, दैट इज माई क्रेडिटर, सीधी सी बात। तो गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी सचिन सर आप बताइए ये क्या ट्रांजैक्शन है। अगर मैंने सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया, मैं नहीं बता पाया, तो गवर्नमेंट कह रही है वो डीम्ड इनकम मान लेंगे हम आपकी डीम्ड इनकम मान लेंगे, अनडिस्क्लोज इनकम मान लेंगे। अच्छा चलो मैंने सोर्स तो बता दिया, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? अब सुनिए, जो आपका क्रेडिटर है उसने आपको माल दिया होगा या आपको लोन दिया होगा, उसको भी सोर्स क्लियर करना है। उसके पास फंड्स कहां से आए, उसके पास वो माल कहां से आया, दोनों अगर क्लियर कर देंगे सोर्स, तो हम आपको छोड़ देंगे। तो जब सर्च और सीजर केसेस में कैश क्रेडिट पाया जाता है, यानी क्रेडिट बैलेंस पाया गया है, तो गवर्नमेंट को डाउट होता है ये क्रेडिट बैलेंस इनकम का है, ये क्रेडिट बैलेंस इनकम का है, ये आपने एसेट्स में दिखाया हुआ क्रेडिट बैलेंस, ये आपका पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है। तो बचना है दो बातें, आपको भी सोर्स क्लियर करना है, उसको भी। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स में आपके शेयर्स, लैंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के कागज पकड़े गए हैं, डीमैट अकाउंट्स निकले हैं, तो गवर्नमेंट पूछेगी बताओ। लेकिन अगर आप कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, ये कॉमन पॉइंट है गाइस सब में, अगर आप सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, आपकी डीम्ड इनकम या अनडिस्क्लोज इनकम मान लेंगे। अनएक्सप्लेन मनी में ये कोई ज्वेलरी है, जैसे आपने देखा होगा टीवी में फलाना फलाना बंदे के रेट पड़ी, 100 करोड़ कैश मिला, 50 करोड़ कैश मिला, या 25 लाख की ज्वेलरी मिली। तो इस टाइप की जो मनी है, ज्वेलरी है, वैल्यूएबल आर्टिकल्स है, घड़ियां मिली रोलेक्स की 5-5 लाख की, 10-10 लाख की, और उसको किताबों में दिखाया नहीं गया है। मेन बात है अनडिस्क्लोज्ड है। अगर आपका सब कुछ बैलेंस शीट में है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आपके बैलेंस शीट्स में नहीं है, देन यू नीड टू बी वेरी फियरफुल। यस, अनडिस्क्लोज इनकम मान लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, क्या फर्क है? यहां पर नॉट डिस्क्लोज था, यहां पर क्या था गाइस? नॉट डिस्क्लोज्ड। अच्छा, थर्ड में भी क्या था? नॉट डिस्क्लोज्ड। अब फोर्थ पॉइंट में पार्टली डिस्क्लोज्ड है, यानी कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाई हुई है 10 लाख की, पेपर पकड़े गए हैं 15 लाख के, तो 5 लाख अनडिस्क्लोज मानेंगे। तो सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस था? अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने गवर्नमेंट को नहीं बताई हुई, और अनएक्सप्लेन मनी वो मनी है जो आपने गवर्नमेंट को नहीं बताया हुआ। और इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुली डिस्क्लोज, ये पार्टली डिस्क्लोज है, कुछ कुछ बताया हुआ है। तो जो नहीं बताया एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे, आपका अनडिस्क्लोज इनकम। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करी अपने बच्चों की, कोई आपने यूरोप का ट्रिप लगाया है, तो गवर्नमेंट पूछेगी आपसे बताओ जी कहां से सोर्स ऑफ मनी आया। अगर सोर्स ऑफ मनी की सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है, सो गाइस दैट विल बी डीम्ड एज योर इनकम एंड दैट विल बी ट्रीटेड अनडिस्क्लोज इनकम। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, हुंडी इज लाइक जो पहले हिंदुस्तान में एक सिस्टम था, कभी अभी भी चलता होगा, वहां पर क्या होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टाइप पे पेपर पे लिख देता है प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। गवर्नमेंट कहती है भाई बैंकिंग
का जमाना है, अकाउंट पे चेक से काम करो। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक क्या होता है? इट इज अ चेक विच कंटेन्स टू ट्रांसवर्स लाइंस, इट इज अ चेक विच कंटेन्स टू ट्रांसवर्स लाइंस, और बीच में अकाउंट पे भी लिखा होगा, बीच में अकाउंट पे भी लिखा होगा या पेज अकाउंट लिखा होगा। तो ये चेक से अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है तो सही है, नहीं करी है आपने ये बोरो की ट्रांजैक्शन और ये कच्चे कागज या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू काम कर रहे हो, तो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम। तो अनडिस्क्लोज इनकम का नुकसान ये है, 115 बीबीई के अंतर्गत 68 वाली इनकम, 69 वाली इनकम, 69 ए वाली इनकम, 69 बी वाली, 69 सी वाली, 69 डी वाली, गाइस उस पे दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स। मतलब स्लैब रेट का मैक्सिमम रेट क्या है? 30%। कैपिटल गेन में भी मैक्सिमम रेट क्या है? 20%। बट गाइस यू हैव टू पे 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो सर इट डज इट बिकम 60 प्लस 25 85, 85 प्लस 4 89? नो बच्चों, 89 नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका 78%। दिस विल बिकम 78%, दिस विल बिकम 78%। तो 78% का टैक्स है। तो 1 करोड़ अगर आपका काला धन पकड़ा गया, 78 लाख रुपए का टैक्स है। ऊपर से पेनल्टीज अलग होती हैं जो 100% 200% तक आगे जाती हैं। और अब एक तगड़ा झटका आपको ये लगेगा, कोई खर्चे भी नहीं मिल पाएंगे उसमें से। तो एक तो क्या होता है, जब आप खुद डिस्क्लोज कर देते तो खर्चे भी मिलते, है ना, डिडक्शंस भी मिलती, और उसके बाद टैक्स में भी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख की एग्जेम्पशंस मिलती, स्लैब रेट्स भी मिलते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सीधी सी बात। नेक्स्ट गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। जैसे मैंने कहा, इलीगल इनकम्स ही टैक्सेबल है लीगल इनकम्स की तरह, क्योंकि हाँ वो अलग बात है, नोबडी वुड लाइक टू डिस्क्लोज। इफ आई एम डूइंग स्मगलिंग, आई एम डूइंग डिकॉइटी, आई वुड नॉट गो टू द गवर्नमेंट एंड से कि मेरा ये काम है। डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, सीधी सी बात है, इनकम ड्यू होने से पहले, बिफोर इट बिकेम ड्यू, बिफोर इट बिकम्स ड्यू। यानी कि जैसे जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी मिली, इस कंडीशन पे मिली फादर के जाने के बाद कि आधा पैसा आपका भाई का होगा रेंट का, आधा आपका होगा। तो फादर के जाने के बाद 2 भाइयों को प्रॉपर्टी मिली, वो प्रॉपर्टी रेंटेड है 4000 महीने पे, 2000 एक भाई का, दूसरे का 2000। तो ऑब्वियसली एक भाई का 4 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि वो आपके ड्यू होने से पहले ही डाइवर्ट हो चुकी है। तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन क्या है? अब मान लीजिए विल में फादर की कुछ नहीं लिखा था, लेकिन उसमें जो एक भाई है वो 1000 रुपए निकाल के अपनी मदर को दे देता है वॉलंटरली, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर लॉ की, वो एप्लीकेशन होती। तो अगर वो 2000 में से निकालकर एक भाई अपनी माता जी को 1000 रुपए महीना दे देता है, उसका बस्ता 1000 रुपए महीना है, गाइस उसकी इनकम 2000 ही मानी जाए। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम को इनकम से माइनस नहीं करते, और डाइवर्जन ऑफ इनकम को डाइवर्ट हो गई है वो इनकम से माइनस हो जाता है। पिन मनी वो होता है जो पॉकेट मनी आपको मिलता है या आपकी मदर को घर के खर्चे के लिए मिलता है, वो टैक्स पेड मनी होता है। वो ऑब्वियसली ना आपकी मदर के हाथ में टैक्सेबल होगा ना आपके हाथ में। सर मेरी पॉकेट मनी तो 50,000 रुपए महीना है, अब तो मैं 50,000 इंटू 12 6 लाख रुपए कमा रहा हूं। बेटा वो आपके पापा ने आपको दिए ना, खुद नहीं कमा रहे, पापा टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स में, कैपिटल रिसिप्ट भी टैक्सेबल होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब सैलरी इनकम, यस गाइस सैलरी इनकम इज अ रेवेन्यू इनकम। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाँ जी सर क्या सिर्फ ये पढ़ने से हो जाएंगे टैक्स पास? मैं नंदिनी ये तो नहीं बोलूंगा इसको पढ़ने से आप टैक्स पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो यू विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है गाइस? कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो सेल से आती है। तो जो इनकम ऑन दी एसेट है, हाँ जी एचपी हो गया आपका, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, जो मैं बोल दूं इनकम ऑन दी एसेट, इनकम ऑन एसेट। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं वो होती हैं आपकी सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। तो क्या सेल ऑफ एसेट्स भी इनकम टैक्स के अंतर्गत आती हैं? बिल्कुल आती हैं, कैपिटल गेन चैप्टर में। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या हो गया? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। हमारे रामलाल साहब हैं, 10 लाख कमाते हैं और 35 साल के हैं, 115 बीएसई के अंतर्गत वो नहीं है और रेजिडेंट है। 10 लाख पे टैक्स जो बनता है वो बनता है 1,17,000 इंक्लूडिंग 4% एजुकेशन सेस। तो इनका एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स ART अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 10
वो बन जाएगा 1,17,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। 1,17,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। सो गाइज ये बन गया आपका 117 डिवाइडेड बाय 10 लैक्स इंटू 100। सो ये 11.7%। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कहीं कहीं जगह एवरेज रेट कैलकुलेट करना पड़ता है कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करने के लिए। तो अदरवाइज तो वैसे तो टैक्स रेट इस पे 2.5 लाख पे नील था, 2.5 से 5 लाख 5% था, 10 लाख से 20 लाख 20% था, लेकिन एवरेज 11.7। सर मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है? गाइस मैक्सिमम मार्जिनल रेट वो मैक्सिमम टैक्स है इंडिविजुअल के लिए, एओपी बीवाई या स्लैब वालों के लिए। स्लैब वालों के लिए क्या मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है? सर मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है 30%, 37% सरचार्ज, 4%। यानी कि जो बंदा टोटल इनकम जिसकी 5 करोड़ से ऊपर होगी, 5 करोड़ से ऊपर होगी गाइस, he has to pay a tax of 30 into 1.37 into 1.04. So this comes to 42.744%. So ARR is total tax divided by total income into 100. MMR, that is the maximum rate of burden which the government puts on you, and obviously that is for total income exceeding 5 crores. Guys, next topic हमारा आता है rates of income tax. Obviously this is the ultimate thing और very important concept. हमारा रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 रेट्स के बारे में आप लोगों ने किया हुआ ही है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर 115 बीएसई में कवर्ड नहीं हो तो ये रेट ऑफ टैक्स लगेंगे इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए। तो एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 115 बीएसई का जो कॉन्सेप्ट होता है, 115 बीएसई का जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। 115 बीएसई का कॉन्सेप्ट is for individual and HUF. तो 115 BSc का कॉन्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, वहां पर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट 0.25 लाख की लगेगी, 0.0 से लेकर 2.5 लाख तक लगेगी। तो वहां पर आपकी एग्जेम्पशन 0 से लेकर 2.5 लाख तक लगेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए 2.5 लाख है। तो ये जो मैं टैक्स रेट्स आपको बता रहा हूं, ये वाले इंडिविजुअल 115 BSc में कवर्ड नहीं है, ये वाला 115 बीएससी में कवर्ड नहीं है, और ये वाला एचयूएफ भी 115 बीएससी में कवर्ड नहीं है। क्योंकि अगर 115 बीएससी में कवर्ड हो जाते हैं तो ये आपका स्लैब रेट लगेगा। कौन से वाला? ये वाला स्लैब रेट लगेगा। और यहां पर आप नोटिस करोगे 5% पे 2.5 लाख का स्लैब बदल रहा है, तो 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको स्लैब रेट्स, तो आई होप यू पीपल बस बी नोइंग इट। सो 2.5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट है मेरे लिए, लेस देन 60 के लिए, जो मिनिमम 60 प्लस रेजिडेंट है 3 लाख की लिमिट है, और ऑब्वियसली जो अमिताभ बच्चन हो गए या मनमोहन सिंह जी हो गए जो मिनिमम 80 साल के हैं वो 5। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो बॉर्न हुआ है 1/4/1963 को, वो बॉर्न हुआ है 1/4/1963 को, तो ये 60th हैप्पी बर्थडे कब बनाएगा? सर ये 60th बर्थडे बनाएगा 1963 प्लस 60, सर ये बनाएगा 1/4/2023 को। और लॉ क्या कहता है कि ये जो उम्र देखी जाएगी ये देखी जाएगी 22-23 में, उम्र देखी जाएगी 22-23 में, 22-23 में। तो क्या ये 22-23 में सीनियर सिटीजन हुआ? नहीं हुआ, लेकिन सीबीडीटी का सर्कुलर है, एज हमें देखनी है एक दिन पहले। जैसे साल होता है ना 1 से लेकर 31 दिसंबर का, या आपका महीना होता है 1 से लेकर 31 का या 30 का, तो उसी तरीके से हम इसको ये मानेंगे कि 1/4/2023 को 60 का टच नहीं किया, ये टच कर गया 31 मार्च 2023 को 60 का, तो ये टच कर गया 31 मार्च 2023 को। तो एक दिन पहले उम्र देखनी है एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद गाइस सरचार्ज की बात करते हैं। आइए, सरचार्ज इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, 50 लाख से ऊपर 10%, 1 करोड़ से ऊपर 15%, 2 करोड़ से ऊपर 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%। लेकिन गाइस जो स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शंस हैं या मोटा मोटा कुछ कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शंस हैं, वहां पर मैक्सिमम सरचार्ज 10 और 15% का लगाया हुआ है। गाइस अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, सर इसकी क्वेश्चंस की बात अगर आप क्या करेंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे टैक्स दरबार के नाम से इनकम टैक्स के 5 या 6 सेशंस हैं जिसके अंदर हमने ये चर्चाएं की हुई हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू दोज वीडियोस आफ्टर द मैराथन इज ओवर, आप वहां पर जाके वॉच कर सकते हैं, वहां पर मैंने कैलकुलेशन भी बताई हुई है। तो 4 इनकम्स हैं जहां पर मैक्सिमम सरचार्ज 15% है। कौन कौन सी? 111A,
111 है वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वो स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन वाले, एसटीटी वाले। 112 में सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, लेकिन 112 ए ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर्स का, और वही इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का, और डिविडेंड इनकम। तो जो अमेंडमेंट आई थी वो आई है, 112 भी डाल दिया गया है। तो नट शेल में क्या याद रखना है, इंडिविजुअल है, 4 इनकम्स कौन कौन सी, 111 ए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म 112, लॉन्ग टर्म 112 ए, और डिविडेंड इनकम। इसमें से 3 स्पेशल रेट की है, 111 ए 15% पे है, 112 20% पे है मोटा मोटा, और 112 ए 10% पे है, लेकिन डिविडेंड इनकम स्लैब रेट की है। तो इन चारों पे मैक्सिमम सरचार्ज 15%। उसके बाद एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजीपीपी भी 2.5 लाख की लिमिट है, सेम टैक्स है इंडिविजुअल की तरह, बिल्कुल सही, और सरचार्ज भी सेम एज इंडिविजुअल। बस एचयूएफ में मैंने क्या कंडीशन ली है, नॉट कवर्ड इन 115 बीएससी, नॉट कवर्ड इन 115 बीएससी। अगर वो 115 बीएससी में कवर्ड है मैं बता चुका। एक नई अमेंडमेंट, अगर एओपी के अंदर खाली कंपनी ही मेंबर्स हैं, तो 2 कंपनियां, 3 कंपनियां, 4 कंपनियां मिलकर कोई एओपी बनाती हैं, उनका मैक्सिमम सरचार्ज भी 10 और 15 है। वैसे तो नॉर्मली एचयूएफ का, एओपी का, बीओआई का, एजेपी का जो सरचार्ज होता है वो इंडिविजुअल की तरह होता है, 10, 15, 25, 37%। But if AOPs are only having the members as companies, then maximum surcharge will be 10 and 15. Domestic companies इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर है इनका। अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक की होती है 20-21 में, ये याद रखिएगा, ये 20-21 है। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 22-23। तो 22-23 की टर्नओवर नहीं देखनी है, एक 20-21 की टर्नओवर देखनी है। अगर 20-21 की टर्नओवर आपकी 400 करोड़ तक है, तो करंट ईयर में दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24 25% टैक्स है, 115 बीए में है 25% है, 115 बी डबल ए में है 22% है, 115 बीएबी में है 15% है, अदर केस में 30% है। इनको अगर हम कंपनीज को 1, 2, 3, 4 और 5 कंपनीज बना दें, तो ये वाला जो सरचार्ज है 7 और 12% वाला, ये लागू होगा कंपनी नंबर 1 के लिए, ये लागू होगा कंपनी नंबर 2 के लिए, और ये लागू होगा कंपनी नंबर 5 के लिए। तो कंपनी नंबर 1, 2 एंड 5 पे 1 करोड़ से ऊपर 7% है, 10 करोड़ से ऊपर 12% है। और ये वाला जो सरचार्ज है ये 115 BAA और BAB वाली कंपनीज है, वो कौन सी है, ये 2 वाली कंपनीज। तो नंबर 3 और 4 वाली कंपनीज के लिए, नंबर 3 और 4 वाली कंपनीज के लिए 10% फ्लैट सरचार्ज है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम। तो उनकी टोटल इनकम 50 लाख भी हो 10% फ्लैट सरचार्ज लगेगा, टोटल इनकम 2 लाख भी हो फ्लैट सरचार्ज लगेगा। फॉरेन कंपनीज पे कोई एग्जेम्पशन लिमिट्स नहीं है, 40% का टैक्स है, और 1 करोड़ से ऊपर 2%, 10 करोड़ से ऊपर 5%। पार्टनरशिप फर्म LLP पे कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, 30% का टैक्स है, 1 करोड़ से ऊपर 12%। लोकल अथॉरिटी पे कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, 30% का टैक्स है, 1 करोड़ से ऊपर 12%। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गाइस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये नॉर्मल टैक्स रेट है, स्पेशल टैक्स रेट नहीं, नॉर्मल वाला। सर नॉर्मल वाला क्या मतलब, 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 20%, 20,000 से ऊपर 30%, ये उनका ये नॉर्मल टैक्स रेट है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 115 BAD में कवर्ड हो गई, अगर वो BAD में कवर्ड हो गई, तो 22% उनका नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, 22% नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। अदरवाइज नॉर्मल टैक्स रेट क्या है, ये अगर वो BAD में कवर्ड हो गई 22%, अगर नॉर्मल में ही कवर्ड है तो नॉर्मल का जो सरचार्ज है वो देखिए जरा, 1 करोड़ से ऊपर 7%। पहले क्या था, बिफोर द अमेंडमेंट 1 करोड़ से ऊपर 12%, लेकिन अब क्या कर दिया है, 1 करोड़ से ऊपर 7%, 10 करोड़ से ऊपर 12%। तो वो सरचार्ज जो 1 करोड़ से ऊपर 12 था, अब 10 करोड़ से ऊपर कर दिया। सर क्या बैड वालों का सरचार्ज क्या है, बैड वालों का फ्लैट सरचार्ज है, फ्लैट सरचार्ज है 10%। गाइस इनके क्वेश्चंस मैं जैसे बता रहा हूँ, टैक्स दरबार के नाम से एक सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल पे, टैक्स फंडास के यूट्यूब चैनल पे, वहां पर जाके इनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें 87A की रिबेट, वो इंडिविजुअल को मिलती है, रेजिडेंट को मिलती है। रेजिडेंट में ROR भी होगा, RNOR भी होगा। टोटल इनकम 5 लाख तक होगी और 12,500 तक की रिबेट मिलती है। ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का प्रोसीजर है, थोड़ा सा प्रोसीजर के स्टेप्स को दिमाग में रख लीजिएगा। जो भी आपकी टोटल इनकम आती है उसको स्लैब रेट और स्पेशल रेट में डिवाइड करिएगा, फिर रिबेट लगाइएगा। रिबेट एजुकेशन सेस से पहले है, सरचार्ज लगाइएगा, सरचार्ज के साथ मार्जिन रिलीफ चेक करना ना भूलें, मार्जिन रिलीफ चेक करना ना भूलें। ये वो यहाँ पर चलो लिखा है, मार्जिन रिलीफ यहाँ पर लिखा है।
4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाना है, बैलेंस आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। इस टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है 288A में, इस टोटल इनकम को 288A में राउंड ऑफ करना है। टोटल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ अंडर 288A। अब टैक्स लायबिलिटी को 288B में राउंड ऑफ करना है, तो 288A के अंदर तो टोटल इनकम राउंड ऑफ करनी है और 288B के अंदर टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल इनकम तो आपको निकालनी आती है ना, वो GTIN, ठीक। उसके बाद गाइस ये कुछ स्पेशल रेट की इनकम्स है, कुछ स्पेशल रेट की इनकम्स है। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट 15%, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख से ऊपर अगर आपका 112 का कैपिटल गेन जाता है तो 10% टैक्स है। सर ये ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? यही वाली ट्रांजैक्शन 1, 2 और 3, यही वाली ट्रांजैक्शन 1 + 2 + 3। गाइस अगर आपकी कैजुअल इनकम्स होती हैं 30% का फ्लैट टैक्स है। 115 BBE हमने अनडिस्क्लोज इनकम्स की बात कर ली, 60% का टैक्स है। और 115 BBF में रॉयल्टी अगर आप कमाते हैं पेटेंट से, जिसको आपने इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाया है, उस पर 10% का टैक्स है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर उस पे 10% का टैक्स है। नेक्स्ट गाइस ये सेक्शन 115 BAC है, जिसमें मैंने बताया ऑल इंडिविजुअल्स के लिए ऑप्शंस है ये एंड ऑल HUF के लिए ऑप्शन है। तो 115 BAC ऑप्शनल सिस्टम है, 115 BAC ऑप्शनल सिस्टम है, इस बात को याद रखिएगा, दिस इज एन ऑप्शनल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर टैक्स रेट्स तो लो हैं, लेकिन कुछ आपको सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी। तो वो सेक्रीफाइसेस मैं आपको जब चैप्टर्स करवाऊंगा, जैसे 10 क्लॉज 5 है सेक्रीफाइस, दैट इज LTC, वो नहीं मिलेगी आपको, इसकी एग्जेम्पशन। 1013 है HRE की एग्जेम्पशन है, वो नहीं मिलेगी, इसको मैं बोलता हूँ कुर्बानी। 1014 की एग्जेम्पशंस है अदर देन प्रिस्क्राइब। तो 1014 में आपके वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, उस टाइप के अलाउंसेस आते हैं, लेकिन 4 अलाउंसेस की मिल जाएगी। तो आपको ऑल अलाउंसेस 1014 की एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगी, लेकिन 4 की मिलेगी। 4 में कौन सा? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, आपका कन्वेंस अलाउंस और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो 4 अलाउंसेस की आपको डिडक्शन मिल जाएगी 1014 के अंतर्गत, या एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो दोबारा रिपीट करें, अगर आप इस कॉन्सेप्ट में कवर होते हैं, LTC की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, HRE की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 1014 के अंतर्गत, 1014 के अंतर्गत एक बात आपको याद रखनी है, जो आपको एग्जेम्पशंस मिलती हैं चिल्ड्रन एजुकेशन पे 100 रुपए की या हॉस्टल एक्सपेंडिचर पे 300 रुपए की, वो यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। लेकिन 4 अलाउंसेस 1014 की एग्जेम्पशन ले सकते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस था इंटरसिटी के लिए, इफ यू रिमेंबर। डेली अलाउंस था इंटरसिटी के खाने पीने के लिए। कन्वेंस अलाउंस इफ यू रिमेंबर इज फॉर सेम सिटी ट्रैवल। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस गाइस इट इज फॉर होम टू ऑफिस एंड बैक, जिसकी एग्जेम्पशन 3200 रुपए है फॉर ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ एंड डम। 1017 में जो MPs और MLAs हैं उनको एग्जेम्पशन मिलती है 2 अलाउंसेस पे। MP और MLAs को 2 अलाउंसेस पे एग्जेम्पशन मिलती है। कौन सा उनका? एक है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, और दूसरा अलाउंस होता है उनका दैट इज कॉल्ड डेली अलाउंस, दैट इज कॉल्ड डेली अलाउंस। तो वो 2 अलाउंसेस जो नॉर्मली 10-17 में छूट मिल जाती है, लेकिन 115 BAC वालों को छूट नहीं मिलती है। तो ये कहना सही रहेगा कि MP MLA का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस और डेली अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। 1032 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये क्लबिंग से 1500 रुपए पर माइनर की फादर या मदर को मिलती है, वो नहीं मिलने वाली। और 10AA में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट्स होते हैं उनको 15 साल की डिडक्शन मिलती है, वो नहीं मिलने वाली। तो इफ यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 115 BAC, दो द स्लैब रेट्स आर लो, नो डाउट अबाउट दैट, स्लैब रेट्स आर लो, लेकिन आपको नुकसान ये सहना पड़ेगा। सेक्शन 16 की डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली, सेक्शन 16 की डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली। 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स। 24B की डिडक्शन नहीं मिलने वाली 23(2) की प्रॉपर्टी से, 23(2) की प्रॉपर्टी से 24B की डिडक्शन नहीं मिलने वाली। वो जो आपकी 30,000 या 2 लाख तक की सेल्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेट आउट से ले सकते। 32(1)(a) दैट इज 32(1)(a) दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो आपको 20% का मिलता है या 10% का मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन 180 दिन का इस्तेमाल है या नहीं। 32AD अब सिलेबस में नहीं है, इसको हटा सकते हैं। 33AB और ABA
33 ए बी और ए बी ए हमारे सीए के सिलेबस में नहीं है। ये आपका वो टी कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट और वो सब साइट रिस्टोरेशन अकाउंट जो प्रोस्पेक्टिंग और मिनरल्स के अंदर या ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का काम करते हैं उनकी होती है, तो इनकी ये सब बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं है। 35(1)(2) एंड 35(1)(2)A एंड 35(1)(3) आपको मिलने वाला नहीं। ये क्या है सर? 35(1)(2), 35(1)(2)A, 35(1)(3) गाइस ये सब है आपकी साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशंस, साइंटिफिक सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च की डोनेशंस। तो डोनेशंस का आपको सेक्शन 35 में बेनिफिट मिलता है, वो मिलने वाला नहीं है। 35(2)A ये अब इसकी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि पहले इसमें 150% होता था, वो अब 100% कर दिया, तो 35(2) की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 35AD 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, उनकी डिडक्शन भी मिलने वाली नहीं है, जिसमें कोल्ड चेन आ गया, एग्रीकल्चर वेयर हाउस आ गया। 35CCC में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो सीए के सिलेबस में ये सेक्शन है भी नहीं। तो मोटा मोटा पीजीबी वालों को क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर वो आ गए 115 बीएसी में? एक, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरा, ए बी और ए बी ए जो साइड रिस्टोरेशन अकाउंट की डिडक्शन होती है, प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस या ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी रबर के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसमें डिडक्शंस होती हैं, दैट इज नॉट मेंट फॉर सीए, तो दैट इज द रीजन हमने ये क्लास में डिस्कस नहीं किया। हाँ जी, 35(1)(2), 35(1)(2)A, 35(1)(3) की डिडक्शन नहीं मिलने वाली। ये क्या है? साइंटिफिक डोनेशंस। 35(2)AA का रेलेवेंस है नहीं। 35AD दैट इज 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। और 35CCC दैट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, वो डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। 57(2)A नहीं मिलने वाला। ये पीजीबीपी की बात हो गई, ये एचपी की बात हो गई, ये सैलरी की बात हो गई, ऊपर भी कुछ सैलरी का बात था। ये है आपका आईयूएस, तो आईयूएस वालों को भी कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी 57(2)A की। 57(2)A क्या है? जो आपका फैमिली पेंशन है, जो आपका फैमिली पेंशन है उससे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, फैमिली पेंशन से आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली। ये फैमिली पेंशन क्या है? ये फैमिली पेंशन में 1/3 और 15,000 की, 1/3 और 15,000 की जो डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलने वाली। और चैप्टर 6 से डिडक्शंस, यस, 80C to 80U ये भी आपको नहीं मिलने वाली। तो इफ यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 115 बीएसी बहुत मेजर नुकसान है। लेकिन आप 80 CCD2 ले सकते हैं और 80 JJAA, दो डिडक्शंस आपको मिल जाएंगी। CCD2 क्या है सर? ये है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। और JJAA क्या है? ये है आपका न्यू वर्कर्स जो आप अपॉइंट करते हो, जिसका 30% की डिडक्शन आपको मिलती है। तो इफ यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 115 बीएसी, दीज आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कुछ और डिसएडवांटेजेस गाइस, आपको सेट ऑफ के अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी? कैरीड फॉरवर्ड और डेप्रीसिएशन फ्रॉम एनी अदर ईयर। तो ये लॉसेस जो हैं लास्ट ईयर के, हमारा असेसमेंट ईयर है 23-24 तो प्राय साल के लॉसेस जो हैं या जो डेप्रीसिएशन है, अगर वो लॉस या डेप्रीसिएशन इन ऊपर वाली डिडक्शंस के कारण आया है लास्ट ईयर्स में भी, उस लॉस को हम डिसअलाउ कर देंगे इस साल। तो लास्ट ईयर का लॉस, लास्ट ईयर का डेप्रीसिएशन अगर वो इन सब के कारण आया है, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसका जो लॉस है दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं करेंगे, यानी कि इंट्रा तो अलाउ कर देंगे, इंट्रा तो अलाउ कर देंगे, इंटर सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको डेप्रीसिएशन 32 का तो मिलेगा, लेकिन 32(1)(2)A का नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। और विदाउट एनी एग्जेम्पशन डिडक्शंस, वो मैंने आपको बताई दी हैं दूसरे लॉ के अंतर्गत। और लॉस एंड डेप्रीसिएशन रेफर्ड टू इन क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 2 shall be deemed to have been fully given effect to and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year। तो ये जो आपकी जो लॉस और डेप्रिसिएशन है डेड कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि अगर आप जिस साल 115 बीएसी में नहीं आए उस साल ले लोगे। भाई अगर आप 115 बीएसी में आ गए तो जो आपका लॉसेस या डेप्रिसिएशन इन डिडक्शंस के कारण या एग्जेम्पशंस के कारण था वो डेड कर दिया जाएगा, लाइफ लॉन्ग नहीं मिलने वाला। अच्छा, लेकिन अगर आप यूनिट हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, अगर आप यूनिट हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अंडर सेक्शन 80LA, यस, उनको डिडक्शन मिलती है, तो 80LA की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट गाइस। ध्यान देने वाली बात जो है, जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस ऑप्शन इज एक्सरसाइज। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है
ये सारे सेक्शंस ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल है तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अगर आपकी इनकम है पीजीबीपी से, यानी कि अगर आप 115 बीएससी में हैं और आपकी पीजीबीपी इनकम है, तो डीडीआर तक 139(1) की डीडीआर तक आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23, हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो गया 23-24, हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 23-24, हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23, असेसमेंट ईयर है 23-24। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23, असेसमेंट ईयर है 23-24। तो प्रीवियस ईयर 22-23 की रिटर्न कब तक जाती है? 3 डेट्स हैं रिटर्न की, 31/7/2023, एक डेट है 31 अक्टूबर 2023 और तीसरी डेट है 30 नवंबर 2023। अब लॉ क्या कहता है देखिए जरा, अगर पीजीबीपी के अंदर, पीजीबीपी की आपकी इनकम है प्रीवियस ईयर 22-23 में, और आपको ये ऑप्शन 31/7 से पहले पहले, 31/10 से पहले पहले, 30 नवंबर से पहले पहले एक्सरसाइज करनी है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी है, आपने इसके बाद एक्सरसाइज करी है, तो आपको उस साल वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक बात और याद रखिएगा, एक बार ये वंस एक्सरसाइज शैल अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। तो एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली है, हर बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप हर साल इसके अंदर रहेंगे। सर क्या मैं इससे निकल सकता हूं? गवर्नमेंट कह रही है हम आपको एक बार ऑप्ट आउट की ऑप्शन देंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने पीजीबीपी आपकी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, 115 बीएसई में आ गए, तो एक बार ऑप्ट आउट की फैसिलिटी मिलेगी। पढ़िए जरा, प्रोवाइडेड दैट ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 once exercised for any previous year can be withdrawn only once for a previous year other than the year in which it was exercised। तो हमने एक्सरसाइज कौन से साल के लिए करी है? 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। उस साल तो हम निकल नहीं सकते, उसके अगले साल हम निकलना चाहें, 10 साल के बाद निकलना चाहें, निकल जाइए। और उस साल जिस साल आप निकल गए, उसके बाद जिंदगी भर आप इस ऑप्शन को नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपने ऑप्शन ले ली, शिद्दत से फॉलो करिए, और निकलना चाहते हो, एक बार ऑप्शन देंगे, विंडो खुलेगी, आप निकल जाइए। और एक बार आप निकल गए, उसके बाद दोबारा से ऑप्शन नहीं मिले। हाँ, एक बात अलग है कि अगर आपका बिजनेस ही सीज हो गया, बिजनेस बंद हो गया है, फिर आप बी वाले क्लॉज की ऑप्शन ले सकते हैं, जिनके पास पीजीबीपी इनकम नहीं है। तो जो लोग सैलरी वाले हैं, ये वो ऑप्शन देते हैं। सैलरी वाले हैं, जो लोग हाउस प्रॉपर्टी वाले हैं, जो लोग आपके कैपिटल गेन वाले हैं, जो लोग आईयूएस वाले हैं। तो पीजीबीपी वाले लोग ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, और एक बार एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। एक साल ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जिस प्रीवियस ईयर ऑप्ट आउट करोगे, उसके नेक्स्ट किसी भी साल आपको ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो एक बार आपने ऑप्ट इन कर लिया, ऑप्ट इन ही रहना, ऑप्ट आउट कर लिया, ऑप्ट आउट ही रहोगे लाइफ लॉन्ग। हाँ, वो अलग बात है, आपका बिजनेस ही बंद हो गया। जब बिजनेस बंद हो गया, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में आ गए। तो जो लोग सैलरी वाले हैं, हाउस प्रॉपर्टी वाले हैं, कैपिटल गेन वाले हैं, आईयूएस वाले हैं, उनको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ ये ऑप्शन फर्निश करनी है फॉर असेसमेंट ईयर। सर ये इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ? ये ईच ईयर की ऑप्शन है, ये ऑप्ट इन कर सकते हैं, अगले साल ना लें। अच्छा, तो ऊपर में तो कंपलसरी है पीजीबीपी वालों के लिए 115 बीएसई, लेकिन जो नॉन पीजीबीपी वाले लोग हैं, वो चाहें तो एक साल लें, एक साल ना लें। ठीक है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट गाइस, हमारा 115 बीएडी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। इसके बारे में चर्चा मैंने पहले ही कर ली थी कि नॉर्मल टैक्स उनका 0 से 10,000 10%, 10 से 20,000 20%, 20 से ऊपर 30%, लेकिन उनके पास 22% वाली ऑप्शन है। ये 22% लगा के सरचार्ज फ्लैट 10% का लगेगा, सरचार्ज फ्लैट 10% का लगेगा। उनकी भी कुछ कुर्बानियां हैं, वो सिमिलर ही हैं जो 115 बीएससी वालों की कुर्बानियां हैं। सो गाइस, ये हमारा 14 एक सेक्शन है, मिसलेनियस सेक्शन है। वो क्या कहता है? सीधी सी बात है, कोई इनकम अगर टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, जैसे सर क्या, अरे जैसे आपकी बहुत इनकम्स ऐसी हैं जो इनकम का पार्ट नहीं है, लाइक एग्रीकल्चर इनकम हो गई, या कुछ आपका इंटरेस्ट हो गया 10-15 में, इंटरेस्ट हो गया 10-15 में। याद करो, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 3500 तक, जॉइंट अकाउंट में 7,000 तक। इसी तरीके से एग्रीकल्चर इनकम 10(1) में हो गई। तो क्या कहता है लॉ? पढ़िए जरा। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, for the purpose of computing total income under this chapter, no deduction shall be allowed in respect of expenditure incurred by the assessee in relation to income
विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम अंडर दिस एक्ट। तो कोई खर्चा आपको उस अमाउंट का इनकम टैक्स के में डिडक्शन के रूप में मिलने नहीं वाला। तो जब ऑब्वियसली आपका इनकम एग्जेम्प्ट है, उसके खर्चे डेड माने जाएंगे। वो आप इनकम टैक्स में सोच रहे हो कहीं और से माइनस कर लें, ऐसा अलाउड नहीं है। लेकिन वो खर्चे कितने हुए हैं एग्जेम्प्ट इनकम के लिए प्रोपोर्शनेटली, ऐसा भी तो हो सकता है खर्चे आपके जॉइंट हैं और वो कुछ टैक्सेबल इनकम के लिए हुए, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम के लिए हुए, वो एओ डिटरमिन करेगा असेसिंग ऑफिसर कि आपके खर्चे कितने एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है और खर्चे कितने टैक्सेबल इनकम से रिलेटेड है। और जो आपका खर्चा एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है वो डेड हो जाता है। इसमें एक छोटा सा बदलाव ये आया है, ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, बड़ा सिंपल सी बात है। खर्चा आपने एग्जेम्प्ट इनकम के लिए इनकर किया 22-23 में, आपने एग्जेम्प्ट इनकम के लिए खर्चा इनकर किया, एग्जेम्प्ट इनकम के लिए इनकर किया खर्चा 22-23 में, ठीक है। और 23-24 में उसकी इनकम रिसीव हुई है, 23-24 में वो एग्जेम्प्ट इनकम रिसीव हुई है। तो एक व्यू पॉइंट ये आ रहा था कि जिस साल एग्जेम्प्ट होती है उस साल के खर्चे डेड होते हैं। ये तो सर एग्जेम्प्ट तो अगले साल मिली है, खर्चे अभी ये मिले हैं, ये खर्चे तो दे दो। गवर्नमेंट ने कहा भाई ये एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड खर्चे हैं ना, तो जिस साल वो इनकम मिलती उसी साल करे जाएं या उससे पहले करे जाएं, हम आपको एग्जेम्प्ट इनकम के जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। तो दोबारा से रिपीट करो सर इस कॉन्सेप्ट को। तो 14A बड़ा सरल सेक्शन है, वो ये कहता है पूरे इनकम टैक्स को हम ओवरराइड कर देते हैं। अगर आपकी कोई इनकम डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, मोटा मोटा वो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, उसके खर्चे आपने जो किए हैं वो उसकी भी नो डिडक्शन, उसकी भी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, अब वो खर्चे कितने किए हैं आपने, हो सकता है आप ऐसे दिखाओ कॉमन खर्चे हुए टैक्सेबल में, वहां तो आप दिखा दो ज्यादा खर्चे, और जी एग्जाम्प्ट के लिए तो हमारे खर्चे 2 रुपए हुए 10 में से, वो एओ डिटरमिन करेगा। और एक व्यू पॉइंट और आ रहा था, एक व्यू पॉइंट ये आ रहा था कि अगर खर्चे तो पहले प्रीवियस ईयर में इनकर कर लिए और इनकम मिली जो एग्जाम्प्ट वाली है 2-3 साल बाद मिली है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई वो खर्चे भी नहीं मिलेंगे। तो वेदर यू इनकर एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्प्ट इनकम इन द सेम ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड और इट इज रिसीव्ड इन लेटर ईयर, भाई ये बैंड खर्चे हैं, बंद खर्चे। चलिए, so guys, this completes our concept of basic concepts which was very important. It took us an hour.